दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सनातन धर्म और सनातन धर्म के लोगों को एक सनातन धर्म के उत्थान के नाम पर एक फुटबॉल की तरह इधर से उधर मारे जाने की घटना को लेकर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारे देश में सनातन का हाल इतना बेहाल है कि सनातन की रक्षा करने वाले दो वर्ग कम से कम डेमोक्रेसी में होता है, एक जनता होता है और एक राजनेता होते हैं। अगर हम जनता की बात करें तो जनता अलग से सनातन को लेकर सुस्ती वाली दुनिया में गई है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु को ले लीजिए। तमिलनाडु में 87.5% हिंदू है, उसके बावजूद भी वहाँ का अभी तक सनातन को मानने वाले या सनातन के पक्ष वाली सरकार ही नहीं बनी है। पेरियार को जानते होंगे, वो अखंड सनातन विरोधी थे और उसके बाद एम करुणानिधि वैसे फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखा करते थे। वो जब मुख्यमंत्री तमिलनाडु के बने उसके बाद से सनातन के विरोध में ही बातें चलते गई और उसके बाद में आज देखिए तो करुणानिधि बने, फिर स्टालिन बने और फिर उनके जो पोते हैं करुणानिधि के उदयनिधि स्टालिन, गलती हो गया, उदयनिधि स्टालिन तो सनातन को सीधे डेंगू और मलेरिया बताते हैं जी। तो इस तरीके से देखा जाए तो जनता की इतना उदासीनता है कि उनको सनातन लोग पसंद नहीं आते। जो सनातन के विरोध में बात करता उसी को वहां पर चुनते हैं लोग। हाँ जी। अभी जोसेफ विजय, टी विजय नाम है, थालापति विजय, जो जानते थे वो ईसाई है और इनका पास कोई भी सनातन का प्रमुख आधार नहीं था, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए टी विजय। तो इस तरीके से सनातन का जो हास हो रहा है उसके लिए ये तो जनता की जवाबदारी हो गई। लेकिन जो नेता गलती से जनता किसी पर ट्रस्ट करता है, कोई नेता पर, जैसे बीजेपी नेता, वो नेता भी सनातन को मानने की इतनी बड़ी कीमत वसूलती है कि सनातन को ऐसा लगता है, सनातन प्रेमियों को, कि हम उनके गुलाम हैं। मतलब जो सरकार बनती है वो गुलामी लिखवाती है अघोषित तौर पर, तब हम बात करेंगे। जैसे बीजेपी देखिए सरकार में आई तो सबसे पहले सरकार में आती है तो जाति के आधार पर सबसे पहले कानून बढ़ा देती है। एक सनातनी को एसटी में, एससी में, ओबीसी में, जनरल में बांट देती है और केवल लिखित तौर पर बांटती तो ठीक है, एसटी को अलग छूट देगा, ज्यादा छूट देगा, एससी को अलग छूट देगा, ओबीसी को अलग देगा, जनरल को ऐसी कहीं फेंक देगा। तो अब ये सब जातियों में आता है कि हमको छूट दे रहा तो हम अलग जाति के हैं। फिर अगर एक जाति को ज्यादा छूट मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, वो जाति दूसरे के प्रति दुफाना रहेगी, तो जातीय संघर्ष बना देती है। और अभी एक बात पर ध्यान दिए हैं आप, बताइए। जब थालापति विजय जब वहाँ के मुख्यमंत्री बने तो संसद में चर्चा चल रहा था, विधानसभा, हाँ वही विधानसभा में चर्चा चल रहा था। तो मतलब राष्ट्रगान गाने की बात आई तो राष्ट्रगान गाया गया सबसे पहले, उसके बाद क्षेत्रीय गान वहाँ गाया गया। उसी पर उदयनिधि स्टालिन ने बयान देते हैं कि हम इससे मतलब नाराज हैं कि सबसे पहले यहाँ का जो क्षेत्रीय गान है उसको गाना चाहिए, राष्ट्रगान को पीछे गाना चाहिए। अब बताइए, ऐसा बयान देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो थालापति विजय है एकदम चुप्पी साधे हुए रहते हैं। अरे भाई राष्ट्र पहले है या फिर देखभाल है, ये राष्ट्रगान की पूरी तरीके से बेइज्जती है। मैं जवाब दे, आप लोग नहीं पता है, मैं थालापति विजय या उदयनिधि स्टालिन को नहीं बोल सकता। सबसे प्रमुख बात है कि तमिलनाडु के ये सब जो पार्टियां हैं पूरी तरीके से क्षेत्रवादी पार्टियां हैं। वो जानबूझकर जनता को दिखाती है कि हम आपकी क्षेत्रीयता के लिए मतलब आगे रहेंगे और इसके लिए देश का टुकड़े होने का भी वो लोग चिंता नहीं करते। लेकिन यहाँ पर सही जवाबदारी तो केंद्रीय नेतृत्व की है ना, अमित शाह जी की, प्रधानमंत्री जी की है कि कड़ाई से लेटर लिखते कि आप एक कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। राज्य तमिलनाडु देश का बाहर नहीं है, पहले देश उसके बाद राज्य, उसके बाद कड़ाई से क्यों नहीं बोले, क्यों चरणों में बीच गए उसके, क्यों सुस्ती बरतते हैं। एक गलती वो भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? अरे यार कोई एक आदमी लूट रहा है, लुटेरे को ध्यान रखेंगे। कोई एसटी एससी को छूट ले रहा है दबा के तो आप एसटी एससी को गलत देंगे। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो थालापति विजय वो भी वही कैटेगरी के हैं। हाँ, वो तो मतलब क्षेत्रवादी है, उनके लिए देश का कोई मतलब नहीं है। जी जी बिल्कुल सही बोले। हमको जो रक्षक उसका है ना, आज एसटी एससी को छूट दे रहे तो एसटी एससी वाली गलती नहीं है। आप छूट देने तो वो लेंगे, उनको मुफ्त का बहुत सारा सुविधा मिल रहा है। जी जी हाँ, बीजेपी के द्वारा 2018 में क्या किया गया, तो क्या नहीं किया गया। तो बीजेपी गलती का बंटवारा कैसे नहीं हुआ। आज अगर हम गलत तरीके से बंटवारा करेंगे भेदभावपूर्ण तरीके से, तो जिस जो भेदभावपूर्ण तरीके से सुविधा ले रहा है उसका गलती थोड़ी है।
हमारी गलती है। तो यही बोल रहा हूँ कि सनातन के जो मानने वाले हैं ना, जी। वो इतनी बड़ी कीमत वसूलते हैं कि जनता उनसे त्रस्त हो जाती है। त्रस्त हो जाती और है। बीजेपी में कोई ऐसे नेता भी जैसे टी राजा हो गए, जी राजा भैया यूपी के हो गए, साउथ इंडिया के टी राजा हो गए, जी तमिलनाडु के अन्नामलाई हो गए, जी ये सब जैसे सनातन प्रेमी नेता आते हैं, लेकिन बीजेपी उनको या तो हटा देती है और नहीं तो ऐसी स्थिति लाकर कर देती है, उनको इतना मतलब खुल के काम में हाथ बांध देती है, बेचारे प्रचार नहीं कर पाते। अन्नामलाई को खुला छूट दिया गया होता ना, अन्नामलाई कुछ तो तमिलनाडु में करती, लेकिन इनको हाथ बांध देते हैं। मतलब बीजेपी भी सनातनियों से बहुत बड़ी मोलभाव करती है। तो इस देश का सनातनियों को मेरे को लेकर बड़ा चिंता होता है। सनातनी चुने किसके? आज मैं पूरे व्यूअर से कहना चाहता हूँ कि आप बताइए मैं किसको चूज करूँ। जी जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ये बात बोले थे जिस तरीके से उदयनिधि, लेकिन कहा क्या जाए, मतलब फिर तो वही सरकार वहां पर चली गई तमिलनाडु में। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि देखो आगे चलकर तुम्हें बीजेपी से लड़ना पड़ेगा, लेकिन मेरे राम से मत लड़ना, अगर राम से लड़ोगे मिट्टी में मिल जाओगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे कि M.K. स्टालिन हो गए जो सनातन के विरोध में हमेशा बयान देते हैं, उनके बेटे हो गए सनातन के विरोध में हमेशा बयान देते हैं, तो उखड़ के फेंका गए। लेकिन जब नया जो वहां पर सरकार आई, जब नए चीफ मिनिस्टर बने, वो भी तो वही कैटेगरी के बने। मतलब सनातन के विरोध में जितनी बातें किया जाए, मतलब हमको साफ साफ जो सनातन विरोधी हैं वो सनातन के उतने बड़े दुश्मन नहीं हैं जी। वो तो है ही, सनातन के बड़े दुश्मन वो है जिनको सनातन के रक्षक के तौर पर हम चूज किए हैं। हमको ये पूरी गलती बीजेपी की है। आज देश में सनातन विरोध होता है, बीजेपी कोई बोले ना कि लोग ये है वो है, मैं बीजेपी को मैं पूछूंगा। बाकी लोग सनातन विरोधी हैं, बाकी लोग ठेकेदार नहीं है। ठेकेदार तो तुम थे ना सनातन के। हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदू के नाम पर वोट तो बीजेपी लेती है ना, तो बाकी लोग क्यों उसका ठेका ले? राहुल गांधी खुद को बोलता है मैं सेकुलर हूँ, सेकुलरिज्म के नाम पर सनातन को उल्टा ऐसा बोलता है। तमिलनाडु के नेता बोलते हैं, लेकिन हमको उनसे दो दिक्कत नहीं है, हमको बीजेपी से दिक्कत है। आज जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाने पर बार बार बात चलती थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा जाए, तो एक वहाँ के दबंग नेता और ऑफिसर्स बोले कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछोगे 370 हटाने पर तो हाँ ही नहीं कहेंगे, उनको अधिकार भरपूर मिल रहा है और उत्तरदायित्व तो है ही नहीं, वो क्यों बोलेंगे? उसी तरीके से आज आरक्षण, रिजर्वेशन, ST/SC एक्ट को लेकर उन जातियों से पूछोगे तो कैसे राय दे देंगे आप? इसको क्यों देंगे? उनको तो फायदा है ना, वो क्यों बोलेंगे कि हमें ST/SC मतलब उस कैटेगरी में ना रखिए? अरे और बीजेपी का एक और सबसे घटिया और लीचड़पंथी लगता है, किसान आंदोलन हुआ था, एक भी नेता बीजेपी का सपोर्टर नहीं था। और वो आंदोलनकारी ये बोल रहे थे कि हमसे क्यों नहीं पूछा गया। अरे भैया तब तो कोई जेल में कोई अपराधी कोई बंद रहेगा है, अगर उनको लेकर कोई फैसला लेना रहेगा तो वो बोलेंगे कि हम हमसे राय लो, वो तो अपने पक्ष में बोलेंगे, वो तो अपने पक्ष में ही बोलेंगे। सरकार का मतलब क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो देश है, देश का हर चीज के बारे में आप अच्छे से निष्पक्ष होकर जांच परख करो और जांच परख करने के बाद फैसला लो। और वो फैसला लेने के वक्त आप किसी पूछो मत, आप अपने हिसाब से फैसला लो, और जिसको ज्यादा अपना दिक्कत होगा कोर्ट जाएगा, या आपके सामने बात रखेगा और निष्पक्ष को सोचे कि सचमुच गलती है कि नहीं। तो ये बीजेपी सब हरकत करता है। अब तो लगता है बीजेपी ने एक 370 दे दिया, उसके बाद कुछ देने होने वाला नहीं है। सभी लोग को ना अब बीजेपी से उम्मीद हटा देना चाहिए, गुमराह कर रहा जाता है। हाँ, तो दोस्तों आप लोग का इसके ऊपर क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते अगले वीडियो में नए एक जन कल्याणकारी, एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ। फिर जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।